सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, सुन लीजिए ना, पूरी बात सुनिए ना। अरे बैठिए 2 मिनट, अरे 1 मिनट बैठिए ना। माननीय सदस्यगण, आप सबों को, अरे संविधान दिवस की बधाई देने वाले बैठ तो जाइए ना। अरे संविधान दिवस की बधाई देने बैठिए, 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, आप सबों को एवं इस सदन के माध्यम से समस्त बिहार वासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संविधान दिवस पर आज हम भारत के उन महान संविधान निर्माताओं और उनके अतुलनीय प्रयासों को नमन करते हैं। यह दिन हमें संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की याद दिलाता है। आइए इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर एक सशक्त और समृद्ध राज्य और देश के निर्माण में हम अपना योगदान दें। माननीय सदस्यगण, अब शपथ प्रतिज्ञा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्य, अरे वोट होगा ना भाई, संविधान की बात कर रहे हैं ना, संविधान दिवस आ जाए। जो लोग संविधान के अनुसार जीत के आए हैं, वोट नहीं होगा उनका। बैठ जाइए ना, क्यों घबरा रहे हैं। माननीय सदस्य, शपथ प्रतिज्ञा के प्रति आपके सामने जब आप पुकारे जाएं तब आपको उसे पढ़ना है। सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उसमें आपको हस्ताक्षर करना है। अब सभा सचिव नाम पुकारेंगे। सभा सचिव। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 196 तरारी श्री विशाल प्रशांत। मैं विशाल प्रशांत, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। वहां जाके साइन करिए। माननीय सदस्यगण, अब शपथ प्रतिज्ञा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नोत्तर काल, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। कार्यस्थगन प्रस्ताव उठाने का जो समय है उसमें उठाइएगा ना। अभी तो प्रश्नोत्तर काल है ना, प्रश्नोत्तर काल के बाद शून्यकाल में उठाइएगा विषय को। अरे भाई, प्रश्नोत्तर काल के बाद उठाइएगा इसको, पहले प्रश्नोत्तर काल। आप ही लोगों का तो प्रश्न है। 10 अल्पसूचित प्रश्न में 6 आप ही गए। ये शून्यकाल में सुना जाएगा ना। पूछिए अवध बिहारी बाबू से क्या नियम है, पूछिए, बगल में बैठे हैं आपके। बताइए जी अवध बिहारी बाबू, क्या नियम है बताइए। अरे भाई, अध्यक्ष जी बैठे हैं ना, पुराने अध्यक्ष जी बैठे हैं, क्या नियम है पूछ लीजिए उनसे। ये शून्यकाल में उठाइएगा, शून्यकाल में सुनेंगे। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। प्रश्नोत्तर काल के बाद विषय उठाइएगा, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। बैठिए। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री मुकेश कुमार यादव, श्री मुकेश कुमार यादव, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले आपको और
सदन के सभी सदस्यों को हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अब हम लोगों का मांग था कि भाई जो स्थगित जो प्रस्ताव है, सदन स्थगित प्रस्ताव, उस पर विचार किया जाए, लेकिन आपने जैसा कहा कि मौके पे उठाया जाए, तो हम चाहेंगे मौके पे जरूर उठाएंगे, तो उसमें थोड़ा समय हम लोगों को अपनी बात रखने का जरूर मौका दीजिएगा, तब तक हम लोग क्वेश्चन आवर चलने देंगे। श्री मुकेश कुमार यादव पूरा पूछिए। देखो भाई, अरे ये क्या बोलते हैं तरीका, लाइन आ रहा है आपको, काहे घबरा रहे हैं? बिना लाइन के थोड़ी बोलने देंगे आपको, मैं यहाँ बैठे हुए काहे घबराते हैं? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर आया है, लेकिन इनके द्वारा कहा गया है जो ई शिक्षा पोर्टल पर जो शुक्रवार को जो छुट्टी होती है उर्दू विद्यालय में वो किया जा रहा है, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उर्दू विद्यालय में मदरसा शिक्षकों के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है, जबकि उपस्थिति के लिए बनाई गई ऐप में रविवार को ही सार्वजनिक अवकाश मानकर उनका उपस्थिति काट दिया जाता है। ऐप में व्यापक विसंगतियां हैं, सरकार कब तक दूर करेगी? उदाहरण स्वरूप मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी में मध्य विद्यालय हरपुरबा उर्दू गोट, मध्य विद्यालय बसौल उर्दू, प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर पश्चिमी उर्दू टोल, मध्य विद्यालय नानपुर उर्दू टोल, मध्य विद्यालय ठिका उर्दू टोल, कई अनेक विद्यालय में है जो नहीं बनाया गया है। उस दिन शुक्रवार को ही उनका हाजिरी काट दिया जाता है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पोर्टल बनाया गया है उसमें करीब 95% सही उपस्थिति दर्ज हो रही है, जो हम लोगों ने आंकड़े निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है टेक्निकल कारण से, या फिर पोर्टल में कमी रह गई या सर्वर में कमी रह गई, तो हम लोगों ने फिजिकल उपस्थिति भी दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। जिस विसंगति की बात करें माननीय सदस्य, उसको हम लोग के विचारार्थ है और उसमें हम लोग शीघ्र सुधार कर लेंगे। ये पहली बार किया गया, लेकिन हम लोग 95% तक इसमें सही कर पा रहे हैं और किसी का वेतन इत्यादि उसके कारण रुक नहीं रहा है, तो ये भी हमने निश्चित किया है। शुक्रिया। हो गया अध्यक्ष महोदय, अरे आपके जवाब तो बड़ा साफ हो गया। अध्यक्ष महोदय, कब तक सुधार कर सकते हैं? जब तक सुधार नहीं कर सकते हैं तब तक व्यवस्था रहनी चाहिए। शुक्रवार को जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं शिक्षक, उनकी उपस्थिति बननी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जो 5% कमी रह गई है उसमें यही जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल भी रजिस्टर हम लोगों ने रखा है, ताकि किसी को विसंगति के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। श्री अरुण शंकर प्रसाद, बैठिए बैठिए। श्री अरुण शंकर प्रसाद। महोदय, उत्तर प्राप्त है। हाँ, पूरा पूछिए जी। यह प्रश्न महोदय लिंगानुपात से संबंधित है और बात नहीं करिए आप, बात नहीं करिए। अरे सुनो भाई, सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में बच्चियों की संख्या में गिरावट आ रही है और 3 जिले ऐसे हैं महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी का गृह जिला सिवान, मधुबनी और किशनगंज, पूरा जहां जी वही पूछ रहा हूं महोदय, आप लंबा वहां लिंगानुपात बढ़ रहा है, कैमूर में स्थिर है और राज्य के बाकी जिलों में इसमें गिरावट आने का क्या कारण है महोदय? माननीय मंत्री समाज कल्याण। अरे माइक दो। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है, जवाब तो हमने दे दिया है। पूरक हमारे माननीय सदस्य ने पूछा, तो हम लोग इसके लिए प्रयास लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कर रहे हैं और इसमें 8 जिला हम लोग का जो है, 38 जिला में 8 जिला में हम लोग का वृद्धि हुआ है, शेष 1 में स्थिर है, तो 9 जिला है और 29 जिला में हम लोग का गिरावट दर्ज हुआ है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना वर्ष 2018 से शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे राशि भी खर्च किए हैं, जो बेटी कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म से लेकर के और ग्रेजुएट तक
94,100 रुपया की राशि खर्च की जाती है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि हम बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा जन्म के समय प्रोत्साहन दें। और ये बात भी सत्य है कि ये कुछ साल का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सदियों से होता आ रहा है। और इसके रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम का ही असर है कि इसमें बहुत जिले में हम लोग को सुधार भी देखने को मिल रहे हैं। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जो प्रसवपूर्व जो जांच होता है उसके लिए भी हम लोगों ने टीम का गठन प्रत्येक जिला में किया है और उस कारण से भी बहुत सारे जगहों पर छापामारी होता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। बावजूद जो गिरावट आई है उसके लिए विभाग हम लोग पूरी जिम्मेवारी से इसमें और सबसे ज़्यादा इसका आवश्यकता है कि समाज में और परिवार में जब तक बेटी को महत्व नहीं दिया जाएगा और सामाजिक स्तर पर इसका जोर शोर से जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो जो हम लोग इसका रिजल्ट खोज रहे हैं उसमें हम लोग को बहुत सहायता नहीं मिलेगा। तो ये जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ समाज का भी है कि हम लोग इसमें हमेशा इसके लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, पंचायत स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। और इसका हम लोग आगे भी इस कार्यक्रम को और तेजी लाने के लिए कार्यक्रम करेंगे और जो गिरावट आया है उस जिला के लिए हम लोग विशेष रूप से कार्यक्रम तय करेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग रोक पाएंगे। और यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है और इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार करते रहेंगे। जो जिला हम लोग का स्थिर है और जो जिला हम लोग का बढ़ा है उसमें मधुबनी है 815 22-23 में था और 23-24 में 819 है, इसमें हम लोग का बढ़ा है थोड़ा सा। और जो रोहतास जिला है उसमें 863 से 870 है, इसमें भी बढ़ा है। औरंगाबाद है 876 से 877 हुआ है। सिवान में 857 से 881, इसमें भी बढ़ा है अध्यक्ष महोदय। शेखपुरा में भी हम लोग का 880 से 892 है। लेकिन जो शेष जिला हम लोग का कमा है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सवाल किए हैं और ये सवाल हम लोग समझते हैं कि समाज के हित में और परिवार के हित में जब तक बेटी नहीं होगी तब तक परिवार बढ़ नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार बेटी के लिए काम कर रहे हैं और बिहार के अंदर में जितना महिलाओं के लिए काम किया गया है यह तो एक आदर्श है और हम लोग समझते हैं कि समाज के सभी लोगों का, तबकों का इसमें सहयोग की जरूरत है। आप पूरा के लिए क्या बचा है? बहुत बचा है महोदय। जो उनका उत्तर है प्रशासन और शासन, सरकार तो इसमें अपना काम कर रही है, ये दिखाया है इन्होंने, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन जो होना चाहिए महोदय उसमें काफी कमी है। ये इनके उत्तर से प्रदर्शित होता है। उसमें मुख्य रूप से मैं इशारा करना चाहूंगा मातृवंदन योजना। मातृवंदन योजना में 23-24 में अरुण जी इशारा मत करिए ना, इशारा नहीं करिए, इशारा करना खराब बात है। आप पूरक पूछिए। पूरक यही है महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मातृवंदन योजना का जो आपने उत्तर दिया है उसमें है कि 22-23 में, 23-24 में और 24-25 का डाटा उन्होंने दिया है। तो जहां 22-23 में 6,36,688 है तो 23-24 में लाभुक की संख्या गिरकर कैसे 1,45,832 पर आ जाता है महोदय? ये तो बड़ा ही दुखद स्थिति है। तो जरूर कहीं न कहीं प्रशासनिक उदासीनता प्रतीत होती है। इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या करना चाहते हैं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मातृवंदन योजना में हम लोग लगातार विभाग स्तर से हमेशा जो है सो इसका समीक्षा किया जाता है और इसमें हम लोग सभी को जितने भी बच्चों का जन्म होता है सभी को हम लोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रथम बच्चे होते हैं उसके लिए 5,000 की राशि दी जाती है और बेटी के जन्म पर दूसरा बेटी अगर जन्म होता है तो उसके लिए 6,000 रुपया की राशि दी जाती है। और लगातार इस कार्यक्रम को हम लोग करते रहते हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय। श्रीमती मंजू अग्रवाल, नहीं बैठ जाओ, आप बैठ जाइए,
बैठ जाइए ना, हो गया, दूसरे को पूछिए। अरे दूसरे को भी पूछिए। मैं श्रीमती मंजू अग्रवाल जी महोदय, मामला माननीय सर्वोच्च अरे बोल रहे हैं। न्यायालय के आदेश में स्पष्ट है। पहले सामंजन करना है, उसके पश्चात रिक्त पद भरना है। आपके उत्तर में यह उल्लेख नहीं है। महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो SSA और RMSA में कार्यरत विशेष शिक्षकों को सामंजन करने के बाद बचे हुए पद पर फ्रेश अपॉइंट करना है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विशेष शिक्षकों का 5,534 पद हम लोगों ने सैंक्शन कराया है और खास करके हम लोगों ने कक्षा 9 और 12 के लिए अधियाचना BPSC को भेज दी है और शेष हम लोग भेजेंगे। और अब तक लिए हम लोगों ने पूर्व में 213 विशेष शिक्षकों को पदों पर 9 से 12 कक्षा के लिए नियुक्त भी किया हुआ है। तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है, परंतु हम लोगों ने अपनी कार्रवाई पूरी की है और कोर्ट को इस आशय की सूचना भी दे दी है। धन्यवाद। हो गया। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि पूरा इस पूछिए, आदेश मंजू जी, को मंजू मानते जी, हुए मंजू जी, महाराष्ट्र मंजू सरकार जी पूरक पूछिए, कहिए मत, पूरक पूछिए। जी नहीं, हम पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय। इस आदेश को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा परियोजना में कार्यरत 2984 विशेष शिक्षकों को दिनांक 30/9/24 को कैबिनेट में पास किया। तो क्या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 19 वर्षों से कार्यरत विशेष शिक्षक को सामंजन करेगी? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि विज्ञापन एग्जाम के माध्यम से ही हम लोग करेंगे और जो लोग पूर्व से कार्यरत है उसको विशेष हम लोग कुछ अलग से प्रावधान करेंगे। धन्यवाद। जवाब आ गया। महोदय, एक शब्द और कहना चाहेंगे कि PWD एक्ट 1995 तथा RPWD एक्ट 2016 में भी यही कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक का होना अनिवार्य है। महोदय, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। श्री डॉक्टर रामानुज प्रसाद, पूरक पूछिए। माइक पर आप तो आइए ना रामानुज जी। अरे आप तो माइक पर आइए। आ रहा है, आ रहा है। क्या हो गया? आप फूकते हैं इसलिए कर पा जाता है। बोलिए बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब है ये भानुमती के पिटारा की तरह पूरे जो है सो लिख के सरकार दे दी है, लेकिन ये जो जवाब है इस उद्देश्य से मैंने प्रश्न लाया था, उसका जवाब सरकार नहीं दी है कि सरकार जो है ये अपने सिस्टम को फुल प्रूफ करने के लिए इनके सिस्टम में जो खोट है, शराबबंदी पूरक पूछिए रामानुज जी। ये पूरक पूछिए। पूरक क्या है आपका? पूरक ही मैं पूछ रहा हूँ। कहाँ पूरक? कि ये सरकार जो है अरे भाई पूछे ना, क्या माननीय मंत्री बताना चाहेंगे? ऐसे करे कुछ पूछे, पूरक तब ना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि हमने जो सवाल किया, पूरे राज्य में प्रति वर्ष हजारों हजार लोग मर रहे हैं शराबबंदी से। इसके जो शराबबंदी के जिस उद्देश्य से किया गया था, लेकिन सरकार के सिस्टम में जो दोष है, रोज जो दे रहा है जवाब में भी मंत्री जी ने दिया है महोदय, जवाब में दिया है कि ड्रोन से और विभिन्न ये का अपनाए जा रहे कार्यक्रम की चर्चा है, लेकिन जमीन पर जो सच्चाई है सारे लोग राज्य के जान रहे हैं
और ये अफसोस ये है कि इससे गरीब, पिछड़े, दलित आदि पिछड़े ही मरते हैं। आप तो हम पूछ सरकार क्या रहे से हैं? माननीय मंत्री से स्पष्ट जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, ये 4-4 लाख रुपए की राशि जो आपदा वाला दे करके सरकार जो सो अपने ये कर्तव्यों को इतिश्री कर ले रही है, क्या उसमें शराब कांड सरकार के फेल्योर से हो रहा है, माफियाओं के मिली भगत से जो आपके सिस्टम में खोट है, तो उसमें सरकार क्या 25-25 लाख रुपए मृतक के परिवार को और उनके पुनर्वास का, उनके रोजी रोजगार की सरकार प्रबंध करना चाहती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य ने कहा हजारों हजार मौत हो रही है महोदय, और 2016 से लेके अब तक जो मौतें हुई हैं, और उसके बारे में माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में जो कहा है महोदय, 2016 से लेके 156 मौतें हुई हैं, और अपना पूरक में कह रहे हैं महोदय, कह रहे हैं कि हजारों हजार मौत हुई है। जब 156 पहले जवाब तो सुन लीजिए ना, उसके बाद बारे में ये प्रश्न ही पूछ रहे महोदय। अरे सरकार का जवाब तो माननीय जवाब तो हो जाए, उसके बाद माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं, और आपके माध्यम से पूरे सदन को मैं बताना चाहता हूं महोदय, कि जो शराब बेच करके, ताड़ी बेच करके अपनी जिंदगी बसर करते थे, जो गरीब लोग थे महोदय, उसको हमने ग्रामीण विकास के तहत जीविका के माध्यम से सतत जीविकोपार्जन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में चलाया गया महोदय, और 1,02,000 लोगों को हमने चिन्हित किया महोदय। ऐसे लोग जो शराब बेच करके, ताड़ी बेच करके, और जो परिवार हाशिए पर खड़ा है महोदय, उनको 2-2 लाख रुपया देकर उनको रोजगार से जोड़ने का हमने काम किया है महोदय। और जहां तक शराब का बिक्री का सवाल है महोदय, तो जो आदतन जो लाचार है, आदत से मजबूर है महोदय, जो कानून को समझते हुए भी कानून को ठेंगा दिखाना चाहते हैं महोदय, उनको भी चिन्हित करके उनको पकड़ने का काम किया गया, उनको जेल के सलाखों में बंद किए गए महोदय, उनकी संपत्तियों को नीलाम किया गया महोदय, और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे कृत करने वाले के खिलाफ सरकार ने किया महोदय। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे लोग जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि शराब जैसे बुराइयों को बंद कर दिया जाए और उसको खत्म किया जाए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने उसको खत्म किया था महोदय। और ये सब लोगों ने, जो सदन में बैठे लोग हैं महोदय, सब लोगों ने शपथ लिया था महोदय कि न शराब पिएंगे, और अगर शराब कोई बेच रहा है और शराब का कोई धंधा कर रहा है महोदय, उसके बारे में सरकार को समय समय पर बताएंगे महोदय। लेकिन एक भी लोगों के बारे में इन लोगों ने सरकार को जानकारी नहीं दिया, बल्कि जो घटनाएं हुई है महोदय, उस पर अफसोस जाहिर करना चाहिए था, और सरकार के तरफ से उनको, उनके परिवारों को खड़ा रहने के लिए भी महोदय 4-4 लाख रुपया का अनुदान दिया गया, और जो ऐसे परिवार हैं उनको चिन्हित करके हम रोजगार में शामिल कर रहे हैं, और 2-2 लाख रुपया उनको अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए दे रहे हैं महोदय। ये आपके माध्यम से सदन को बताना चाहिए। एक पूरक पूछिए, बस अंतिम पूरक पूछिए, बोलिए। इन्होंने जो बोला 156 मौतें हुई हैं, वो पूरे बिहार का या केवल 3 जिला का? आप जो बोल रहे हैं वो केवल 3 जिले का आंकड़ा दे रहे हैं। पहली बात, करेक्शन आप कर लीजिए। दूसरा महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि बोलते कि कार्रवाई करते हैं, तो ज्यादातर तो गरीब परेशान है, गरीब पर कार्रवाई होती है। लेकिन माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते, ट्रक भर भर करके ये आता कहां से है, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है? हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है? बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात महोदय, कि भाई पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट पायलट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में, थाना से लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कितना लोग पकड़ा रहा है और कितने लोगों को बचाया जा रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। इसमें किसकी मिली भगत है? माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि
जो आंकड़े हैं उसको शुद्ध कर लेंगे महोदय, शुद्ध कर लेंगे महोदय। लेकिन एक 1998 से लेकर 2015 तक महोदय कि सुधार लेंगे, ऐसा जवाब सदन में मिलेगा कब सुधार? आपके जो संज्ञान में बातें हैं उसकी समीक्षा भी कर लेंगे और अगर गलती होगा तो उसको सुधार भी लेंगे। 1998 से लेकर महोदय 2015 तक कुल जहरीली शराब से जो मौत बिहार में हुई 108 हुई है महोदय। और अभी जो अभी जो आंकड़े हैं महोदय उसके हिसाब से जवाब सुनिए सरकार का। 2016 से लेके माननीय सर क्या बोलते हैं बैठे बैठे, क्या तरीका ये? 2016 से लेके हमने बताया महोदय कि 2016 से लेकर ये कुल 2016 से लेके 156 मौतें हुई है महोदय। और सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है महोदय कि किसी भी हालत में चाहे राज्य का कारोबारी हो, चाहे दूसरे राज्य के कारोबारी हो, चाहे विदेश के कारोबारी हो, कानून का राज है बिहार में, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई होगी। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। अब हो गया 25 हो गया, 25 हो गया भाई, 11-25 हो गया, 11-25 हो गया। बैठो। अरे जो बगल में पड़ोसी राज्यों से आ रहा है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? आपके यूपी में क्या कार्रवाई की जा रही है? बैठ जाइए, बैठ। तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरे विधानसभा अंतर्गत बिहपुर विधानसभा के नारायणपुर का है महोदय, रायपुर कुशहा का। उत्तर महोदय जो पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भ्रामक है महोदय। प्रश्न पूछा गया है रायपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कुशहा के परिसर में 4 महीना पानी भरा रहता है। उत्तर है विद्यालय परिसर के निकट अवस्थित गड्ढा में गांव का पानी गिरने के कारण जल जमाव की स्थिति रहती है महोदय। मैंने पूछा है कि जो विद्यालय, उस विद्यालय में पानी बसा हुआ रहता है जिसके चलते बच्चे 4 महीने पढ़ नहीं पाते और वहां के अधिकारी ने महोदय माननीय मंत्री जी को दिग्भ्रमित किया है। सबसे पहले तो महोदय इसकी जांच हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि वहां दिया गया है कि 8 कमरे हैं महोदय, जिसमें 3 कमरे बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, कभी भी हादसा हो सकता है महोदय। और अभी शिक्षा विभाग के मंत्री जी बहुत ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक महोदय वहां पर वो जो पढ़ाई की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, चूंकि कमरा कभी भी गिर सकता है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि गड्ढे वाली पानी जो परिसर के अंदर है उसको निकालने की व्यवस्था कब तक करेंगे और कमरा कब तक बन जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉरपोरेशन है उसमें इस तरह के जितने विद्यालयों की उसकी समीक्षा की है और यहाँ तक सदन को सूचित करना चाहेंगे कि हमने सभी माननीय सदस्यों से, यहाँ के और माननीय पार्षदों से भी 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी थी। 5 प्राथमिकी, बोलने दीजिए, 5 प्राथमिकी और 5 सेकेंडरी, तो हमें 1604 उसमें से प्राप्त हुए माननीय सदस्यों के। इसमें करीब 380 या 400 के करीब पूरा हो गया है और इसमें यह भी सूचीबद्ध है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले मार्च तक आने वाले समय में इस समस्या का निराकरण कर लेंगे। एक और आग्रह है। माननीय सदस्य ने कहा कि जो जवाब आया है उसमें त्रुटिपूर्ण जवाब है, एक बार उसकी समीक्षा करा लीजिए और माननीय सदस्य को बता दीजिए। जी सर। हो गया, बैठे ना। क्या मंत्री महोदय, वो पानी वाला महोदय वो केवल गलत उत्तर दिया महोदय। बगल वही के तो मैंने कहा भाई, आप सुनते नहीं हम लोग की बात। मैंने क्या कहा वही कहा। नहीं, वो गड्ढे वाले पानी का कहाँ बोले कि हम बना रहे हैं और भी विद्यालय। अरे आप बैठिए, हमसे भी अनुशंसा लिया। सुन तो लीजिए ना, सुनिए मैंने क्या कहा। सुने आप? नहीं सुने? मैंने कहा कि उनको कई चीजों पर भ्रम है, जो प्रश्न है उसमें गलत सूचना है आपके पास, उसकी समीक्षा कर लीजिए। वही तो मैंने कहा। आपका काम तो मैं ही कर रहा था, आप शैलेंद्र जी क्या कर रहे थे? श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री अमरजीत कुशवाहा नहीं है। श्री पूछता हूं महोदय, बोलिए।
आपका उत्तर संलग्न है। जी महोदय, पूरक पूछिए। उत्तर प्राप्त है और उत्तर में बताया गया है कि चारदीवारी निर्माण का योजना में शामिल कर लिया गया है, लेकिन मैं पूरक में पूछता हूं महोदय कि इसका कोई समय सीमा मंत्री जी बताएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से वहां स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। ठीक है, और मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि समय बताएं। समय सीमा पूछ रहे हैं। हम समझते हैं कि अगले मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग उसे पूरा। धन्यवाद। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बेगूसराय विधानसभा के महनपुर +2 स्कूल से संबंधित है और जवाब सुबह 10:30 बजे तक उपलब्ध नहीं हुआ है, तो माननीय मंत्री जी कृपया करके जवाब पढ़ दें। खेल मंत्री, माननीय मंत्री, पढ़ दीजिए जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा बेगूसराय के पत्रांक 424 दिनांक 23/11/24 द्वारा अंचलाधिकारी बेगूसराय से स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्यवाही की जाएगी। ठीक। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वहां जाके घोषणा किया था स्टेडियम बनवाने का, तो मेरा निवेदन है कि अति शीघ्र इसका करवा दें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। इसलिए प्रतिवेदन मांगे हैं। प्रतिवेदन तो काफी दिन हो हो बाद ना होगा। श्रीमती अरुणा देवी। पूरक पूछिए अरुणा जी। उत्तर मिला है अध्यक्ष महोदय, लेकिन पूरक संतुष्टि लायक न है। बुधौली मठ जो है बहुत पुराना है और अभी जर्जर स्थिति में हो गया है, तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक जीर्णोद्धार करने का विचार रखते हैं। माननीय मंत्री, कला संस्कृति विभाग। महोदय, नवादा जिला का पकड़ी बरामा प्रखंड अवस्थित बुधौली मठ स्थानीय स्तर पर एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। महोदय, मठ के स्थापत्य संरचना में किसी भी प्रकार के अति विशिष्ट रूप का सौंदर्य बोध दृष्टिगोचर नहीं होता है। महोदय, मठ का संचालन महंत श्री रामधन पुरी एवं यशवंत पुरी द्वारा किया जाता है। इसका प्रबंधन स्थानीय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाता है। स्पष्ट है महोदय कि बुधौली मठ कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, अतएव इस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जा सकता। महोदय, संभव नहीं है। श्री कुमार सरजीत। पूरा पूछिए सरजीत जी। बोलिए। दलितों के बस्ती में सामुदायिक भवन और वर्क सेट का सवाल था। ये विभाग को हमने पत्र लिखा था, विभाग ने जिले से पूरे एनओसी प्राप्त कर लिया। जिला से एनओसी आ गया, उसके बाद प्रश्न में उत्तर में ये कहा गया है कि दलितों की जो आबादी है वो एक गांव में 220 है, 360 है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मानक क्या है, और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि जो दलित के टोले होते हैं महोदय, एक गांव में किसी एक कोने पे 10 घर बसा होता है, दूसरे कोने पे 10 घर बसा होता है, और इनका अगर मानक है कि 360 की आबादी में सामुदायिक भवन या वर्क सेट नहीं बनेगा, तो फिर आखिर कौन सा ऐसा दलित बस्ती है जिसकी आबादी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले संविधान दिवस के अवसर पे हम संविधान को नमन करते हुए संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूं, और संविधान के दिवस के अवसर पे हम सबको शुभकामना देते हुए माननीय का सवाल है। आपने एक गया विधानसभा के लिए प्रश्न किया है, लेकिन जिक्र आपने जिला का किया है। मानक की सवाल है, आपका जवाब दिया गया है। जो दलित की आबादी है कम से कम 500 या तो जनसंख्या हो
न तो वहां कम से कम 100 घर परिवार बसता हो। मानक के ही विभाग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जहां तक सवाल है गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत म्यारी में आमीन टोला, जहली बिगहा, राजवंशी टोला में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या 75 और संख्या 360 ही है। ग्राम पंचायत नगवा के ग्राम नगवा रविदास टोला में अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों की संख्या मात्र 40, जनसंख्या 220 है। दोनों पंचायतों की निर्धारित मानक से कम है। मुझे लगता है कि माननीय इससे संतुष्ट हो गए होंगे। मैंने कहा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 340 घर है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि नगमा गांव में कम से कम दलितों का 500 आबादी है, 500 घर है, लेकिन सिर्फ टोले हैं महोदय। एक टोला में रविदास है, एक टोला में राजवंशी है, एक टोला में मुसहर है, एक टोला में सासवान है। तो इन्होंने जो इनके विभाग ने जो जवाब दिया कि सिर्फ 40 घर है। हम कह रहे हैं कि 500 घर है, तो उस 500 घर में आप बीच में कोई यात्री शेड सामुदायिक भवन बनाइएगा, तभी तो उसकी बेटी की बारात रुकेगी। आपने मानक रखा है कि 100 घर की आबादी होना चाहिए। तो आप बता दीजिए कि बिहार में कौन ऐसा दलित का गांव है जहां पे 100 घर एक साथ रहता है? कौन दलित के पास 50 बीघा 10 बीघा जमीन है? जरा आप बता दीजिए। वो जब भाई आपकी सरकार है तो आपके लिए बहुत है। पूरक मुझे पूरक सर जी हाँ पूरक कि अगर 500 की आबादी अगर सरकार ने रखा है, हम अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि आप भी दलित परिवार से आते हैं, आप इसको समीक्षा कराइए और समीक्षा करा करके जहां पे 40 घर अगर कोई दलित है, अगर 20 घर का कोई बस्ती है, तो वहां पे कम से कम सामुदायिक भवन, यात्री शेड बनवाइए ताकि गरीब की बेटी की बारात उस भवन में रह सके। यही हमारा आग्रह है। फतेहपुर प्रखंड में जो इनका मानक है, मानक के अनुरूप कितने ऐसे बस्ती हैं, उसमें कहाँ पे काम हुआ? ये उससे नहीं जुड़ा हुआ सर। फतेहपुर प्रखंड का अलग सवाल से आपको जवाब दिया जाएगा। नहीं सर, ये जानना चाहेंगे ना आप कि राज्य में कैसे कितने ऐसे गांव है जो पूरे जिले जिनके का मानक के अनुरूप है, वर्कशेड वहां पे बना है, कहीं सर नहीं बना है। इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं कि गया जिला का सवाल है, फतेहपुर प्रखंड का सवाल है। कम से कम मंत्री इसका तो लेकर आए होंगे कि फतेहपुर प्रखंड में 10 गांव है, इसमें मैंने 5 निर्माण कराया है। अलग से प्रश्न करिए, 10 वर्षों में मेरे विधानसभा में एक भी वर्कशेड नहीं बना। अपने विधानसभा में कहाँ चले गए? बैठ जाइए। श्री यूसुफ सलाहुद्दीन। सारे सवाल गंभीर होते हैं। निर्णय नीतिगत निर्णय सरकार का, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। फिर बात यूसुफ सलाहुद्दीन पूछिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जी माननीय अध्यक्ष बहुत हो गया, विषय आ गया आपका, जवाब आया है। पूरा पूछिए। लेकिन माननीय मंत्री जी से हम पूरक पूछना चाहेंगे। बैठिए ना। पूरे बिहार के बारे में अलग से पूछिए, मानक के बारे में अलग से पूछ लीजिए, बैठ जाइए। बोलिए पूरक सलाहुद्दीन साहब। जी हम पूरक पूछना चाहेंगे। माइक दो जी। हमारे यहाँ जितने विद्यालय हैं वहाँ 300 फीट गहराई जाना था बोरिंग को, लेकिन हमने स्वयं समीक्षा भी किया है और सब हेडमास्टर्स के साथ लगभग 70-80% ऐसे विद्यालय हैं जहाँ बोरिंग का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और जहाँ 300 फीट नीचे गहराई जाना है कहीं 300 फीट नहीं गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो दोषी संवेदक हो उन पर कार्रवाई हो। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने माननीय सदस्य महोदय की जो चिंता है, इसलिए हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को
कहा है कि 31/12 तक ये सारे जहाँ जहाँ सबमर्सिबल पंप्स गाड़े गए हैं और उसमें कमियां हैं तो उसको निश्चित रूप से हम लोग को प्रतिवेदन दे, ताकि अगर कोई दोषी हो तो कार्रवाई कर सके। माननीय सदस्य को हम ये भी सूचित करना चाहेंगे कि 2 DO किशनगंज के और गोपालगंज के उन लोगों के कार्य में जो कमियां पाई गई थी उनको हमने निलंबित भी किया है। और ये जहाँ जहाँ इस तरह की सबमर्सिबल बोरिंग की सूचना मिल रही है कि ठीक नहीं हुआ, वहाँ हम इंक्वायरी भी करा रहे हैं। धन्यवाद। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। उत्तर तो मिला है लेकिन उत्तर संतुष्ट नहीं है उससे। पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कब तक निविदा का प्रक्रिया पूरा करा के भवन का निर्माण सरकार कराएगी, जिससे अनुसूचित छात्र एवं छात्राओं को पठन पाठन में सुविधा हो सके। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अलग से इसके आशय की जो हम लोगों ने जो निर्देश दिया है कि 31/12 तक हम लोग निविदा इत्यादि की कार्रवाई करेंगे और 31/3/2024 तक निर्माण कार्य भी पूरा करने का हम लोगों ने आदेश दिया है। तो उम्मीद है कि हम लोग निश्चित रूप से 31/3/24 तक पूरा कर लेंगे। श्री अरुण सिंह। ठीक है, धन्यवाद सर। उपलब्ध है, इसमें इतना ही कहना है कि निविदा की कार्रवाई कब तक मंत्री जी कराएंगे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि निविदा प्रकाशन हेतु जो क्षेत्र अधिक अंतरण संगठन जो LAEO को हम लोगों ने जो निर्देश दिए हैं तो उसके अनुसार हम लोग अगले 1 माह में निविदा वाला पूरा कर लेंगे। उसके बाद जो निर्माण की प्रक्रिया में जो वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग इसको प्राथमिकता पर ले लेंगे। श्री मनोहर प्रसाद सिंह। पूरक पूछिए। मनोहर जी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, पढ़ दीजिए भाई। शिक्षा विभाग। मनोहर जी का जवाब शिक्षा मंत्री जी पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि याचिका संख्या 20,406/2018 मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24/1/23 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के अनुदानित 609 कोटि के सभी मदरसों का वेतनुदान जांच पूरी होने का तक विभागीय पत्रांक 110 दिनांक 27/1/2023 द्वारा स्थगित रखा गया। विभागीय पत्रांक 927 दिनांक 17/9/2021 एवं 1064 दिनांक 29/10/2021 के आलोक में जिला स्तर पर गठित 30 सदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रश्नगत मदरसों को उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत विभागीय उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में दिनांक 19/5/23 द्वारा प्रश्नगत मदरसा को 6 माह के अंदर प्रस्वीकृति की शर्तों को पूर्ण कर दावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्धारित अवधि में प्रश्नगत मदरसा का दावा जिला सदस्यीय समिति को जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। फलतः विभागीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रश्नगत मदरसा की प्रस्वीकृति रद्द करने की अनुशंसा की गई। तादालोक में विभागीय पत्रांक 3 दिनांक 2/1/2024 द्वारा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 के नियम 12(2) के वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने हेतु मदरसा बोर्ड को निर्देशित किया गया है। उक्त के आलोक में मदरसा बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। महोदय, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि कुल मिलाकर को 609 जो हम लोगों ने जांच किया उसमें 528 मदरसों को सही पाया, तो वहाँ पर वेतन आदि मिल रहे हैं और उन बाकी को यह निर्देशित किया गया है जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें ताकि उन्हें भी हम लोग इसका दे सकते हैं। तो वर्तमान में 81 और मदरसों से इस तरह के प्रतिवेदन आए हैं जिसमें हम लोग शीघ्र निर्णय लेंगे और बाकी जो बचे हुए उनको भी निर्देशित किया कि आप जो हमारी अर्हताएँ हैं पूरा कर दें तो हम बाकी कार्य करेंगे। धन्यवाद। मनोहर जी। महोदय, जो अर्हता पूरी करनी थी तो मदरसा ने अर्हता पूरी करके 4/3/2024 को ही रिपोर्ट दे दिया और उसमें 6 कमरे बना दिए हैं, 1 कार्यालय बना दिया है, इसके बाद फर्नीचर उपलब्ध करा दिया गया है, शौचालय भी बना दिया गया है। इसके बाद भी
उसको उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है और 2023 से वेतन बंद है। 2 शिक्षक तो रिटायर हो गए लेकिन अभी तक बंद है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि उसको किस शीघ्र उसका वेतन रिलीज किया जाए। बोलिए सर जी, पहले सब लोग बोले। हो गए, सरकार ने कहा था कि 2 साल से वेतन 81 मदरसों का बंद है। अब 2 साल से वेतन बंद होना बड़ा गंभीर विषय है कि उसका जीवन यापन मुश्किल होगा, इसलिए सरकार कब तक तमाम दावों को निष्पादित करके वेतन चालू कर देगी? कितने दिन? सरकार ने जो जवाब दिया है, बेटी बैठ जाइए, सरकार ने जवाब दिया है कि जो कुछ कमियां थी उन कमियों को उनको दूर करने के लिए कहा गया है और दूर करके आवेदन देंगे तो होगा, ऐसा काम बताइए। हो बैठ जाइए, हो जाए। महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए बड़े प्रयत्नशील हैं सर, मैं बधाई देता हूं। इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक मामला है सर कि चूंकि सर एक मिनट सर, अब की बार सदन बड़े अल्प अवधि के लिए है सर और ये अल्पसंख्यक का मामला मदरसे का मामला है सर। 2459+1 मदरसे में लगभग 800 मदरसे का जांच पूरा हो गया है सर। उसका वेतन कब तक ये जारी करेंगे सर? जरा कहलवा दिए, मेहरबानी होगी सर। अल्पसंख्यक समुदाय में सर काफी माननीय मुख्यमंत्री जी के इस पहल से काफी खुशी है, लेकिन उनको प्रताड़ित किया जा रहा है जांच के नाम पर, जरा कहलवा दिया जाए। बैठ जाइए माननीय मंत्री महोदय। क्या करें टिप्पणी? अब ये जो उन्होंने कहा कि प्रताड़ित किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी मंशा रही होती तो हम लोगों ने इतने को 500 से अधिक मदरसों को जवाब सुनिए सरकार का, वेतन आदि नहीं देते। दिसंबर माह में जितने भी रिपोर्ट आए हैं असेंबली सेशन के बाद उसको हम लोग समीक्षा कर लेंगे और जो भी उपयुक्त पाए जाएंगे दिसंबर महीने में हम उसके निश्चित रूप से निर्णय ले लेंगे। श्रीमती मीना कुमारी, श्रीमती मीना कुमारी पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर संतोषजनक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि राज्य में ट्रेनिंग कॉलेज डाइट एवं बाइट में कब तक नियुक्ति करना चाहती है, उसका समय सीमा बता दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय, जैसा कि पूरा सदन जानता है, बिहार जानता है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में जो शिक्षकों की कमी थी तो उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। हाल में भी 1,14,000 नई नियुक्तियां भी हुई हैं, उससे पूर्व में भी बीपी से इत्यादि की नियुक्ति हुई है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी शिक्षक हैं साल में 2 बार 1-1 सप्ताह की उनकी ट्रेनिंग होगी। तो इसलिए वर्तमान में हम लोगों ने डेप्यूटेशन इत्यादि से और जो SCRT का मुख्यालय है और जो डाइट है उसमें ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इसमें जो कमियां है, जब शिक्षकों की नियुक्तियां की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद इसको हम लोग टेकअप करेंगे। धन्यवाद। श्री ललित कुमार यादव। सरकार का जवाब प्राप्त है और सरकार का जवाब संतोषप्रद नहीं है महोदय। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, ये बोले हैं कि खपरेल के मकान को तोड़ दिया गया, क्या सक्षम प्राधिकार था जिनसे अनुमति ली गई? दूसरा महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के विद्यालय के बेशकीमती लकड़ी वगैरह को, लोहे को बेच दिया गया, कहा जा रहा है कि प्रबंध समिति के प्रत्याशा में। दूसरा महोदय, जो बेशकीमती लकड़ी वगैरह को बेच दिया गया और किस वरीय पदाधिकारी से ये जांच कराकर ये जवाब दिए हैं? माननीय मंत्री जी बताइए। माननीय मंत्री। फिलहाल तो हम लोग के जिला स्तर से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वहाँ से जवाब आया। अगर माननीय मंत्री संतुष्ट नहीं है तो वो जिनसे कहेंगे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है किसी से भी जांच कराने में। अगर कोई कमी पाई गई तो हमने पूर्व में भी कहा कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हमने निलंबित किया और एक और 2 की भी फाइल समीक्षा हेतु लंबित है, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो हम इससे भी वरीय जो RDD या मुख्यालय से कोई टीम भेज करके जांच करा लेंगे। अगर कोई कमी पाई गई, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। ठीक है माननीय मंत्री जी, इतना बता दीजिए ये प्राकलन राशि कितनी की थी और कितने खर्च हुए हैं, और खर्च हुए तो वैध है? भाई जब माननीय अध्यक्ष महोदय, तो विभाग से जांच करा हाँ, हमने तो कहा ही प्राकलन नहीं, राशि के बारे में
उसके बारे में पूर्ण, लेकिन चरद्वारी जिसकी आप बात कर रहे हैं अधिकांश बन गया है, कुछ जगह बाकी है क्योंकि उसमें विवाद है। तो उसको फिर भी हमने कहा कि अगर आपको लगता है कि वहाँ कार्य सही नहीं हो रहा है या कोई आप तो राशि के बारे में आपने नहीं पूछा था, तो चरद्वारी के बारे में पूछा तो उतना काफी कुछ बन गया है, लेकिन फिर भी आपको हम आश्वस्त करते हैं। नहीं माननीय मंत्री जी, आपको हम पूछे हैं और जानकारी भी देना चाहते हैं कि भारी लूट घसोट हुई है, इसीलिए ये प्रश्न आया है सदन में। और ये अच्छे भवन को तोड़ के लोहे और बेशकीमती लकड़ी के सामान बेच दिया गया। किस सक्षम प्राधिकार से इजाजत लिया, परमिशन लिया? नहीं लिया तो आपको 15 दिन पहले प्रश्न आए, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? नहीं कार्रवाई की तो ललित जी, यही सुशासन की सरकार है। ललित जी भाषण नहीं मंत्री जी शासन की सरकार है, तभी तो इतनी नियुक्तियां हो रही हैं। बाकी जो बदलाव आए हैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था में, अरे और उसके बाद आप कह रहे हैं ना मंत्री जी, जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि अगर आपको अनियमितता दिखती है हम जांच करने के लिए तैयार हैं, तो जांच करवा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये जांच कराएंगे, ये भी तो बताएं। मुख्यालय स्तर के मुख्यालय पदाधिकारी के अधिकारी जांच करा दें, मुख्यालय स्तर से हो गया। तो इसमें कहाँ झगड़ा का विषय है? इससे जुड़ा हुआ आप कहाँ चले गए? वहां कहाँ चले जाइएगा आप? नहीं सब इससे नहीं होगा ना, राज्य स्तर का सवाल नहीं ना, ये एक विद्यालय का सवाल है। नहीं नहीं वो नहीं, ये जनता उच्च विद्यालय का सवाल है। नहीं बैठिए, तो नहीं अरे सवाल नहीं, ये सवाल बने नहीं। श्री विद्यासागर केसरी अलग से प्रश्न करिए, पूछता हूँ, अलग से उठाइए, अलग से प्रश्न करिए, ये प्रबंध समिति का सवाल नहीं। ये पूछता हूँ, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए, अरे बैठिए। उत्तर संतोषप्रद नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। एक मिनट, ये पूरा सवाल आप पढ़िए, पूरा सवाल मेरी बात सुनिए ना, बात तो सुनिए ना, पूरे सवाल को पढ़िए। अरे भाई आप ही बोलिएगा तो कैसे होगा? पूरे सवाल में केवल एक बात है, पर्टिकुलर विद्यालय के प्रबंध समिति के बारे में, जनरल नहीं है, तो जनरल डिस्कशन नहीं हो सकता है। बोलिए केसरी जी। अध्यक्ष महोदय अलग से करिए, जवाब मिलेगा। उत्तर संतोषप्रद नहीं है। मैं पूरा पूछिए। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए जो जिस एजेंसी को स्नातक नामांकन के लिए जो है प्रथम खंड का नामांकन के लिए अधिकृत किया गया है, उस एजेंसी के द्वारा जो है बगैर कटअप किए हुए छात्रों को ऑनलाइन जो आवेदन दिए जाते हैं उसकी जो है प्रक्रिया को बगैर पूरा किए हुए मेरिट लिस्ट निकाला जाता है और उसका सीधा साधा प्रमाण है। पूरा पूछिए। मैं बताना चाहता हूं, बताना चाहते हैं कि जानना चाहते हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जो 74% जिसका 74% मार्क आया उसका एडमिशन जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय ने किसी महाविद्यालय को नहीं करवाया, और जिसका 47% और 54% जिसका मार्क्स आया उसकी जो है नामांकन हो गई बगैर मेरिट लिस्ट को जो है प्रकाशित किए हुए। तो मैं ये दोनों प्रमाण मेरे पास में है। केसरी जी क्या पूछना चाहते हैं आप? कैसे हो गया एडमिशन? नहीं ना जी, एजेंसी जो है काफी जो है अरे पूछो भैया, पूरा पूछिए ना। एजेंसी पर जो है कार्रवाई करने का मैं बोलना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जो जवाब पूछा है उसके संबंध में रजिस्ट्रार, वहाँ के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया जिसको हमने उत्तर के रूप में देखा। लेकिन अगर जो स्पेसिफिक बता रहे हैं कि जिन छात्रों को असुविधा हुई है या मेरिट रहते हुए भी उनका नामांकन नहीं हुआ है तो अलग से दे दें, और हम लोग निश्चित रूप से जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उसके स्तर पर जांच करवा लेंगे, क्योंकि एजेंसी उन्हीं के द्वारा नामित की गई है जो यूनिवर्सिटी होती है, तो उन्हें वो इंडिपेंडेंस है गवर्नेंस का हमारे एक्ट के तहत। तो इसको डायरेक्टर हायर एजुकेशन से अलग से अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो हम निश्चित रूप से डायरेक्टर हायर एजुकेशन से दिखवा लेंगे और उसको हम लोग जो भी इसमें कार्रवाई करना करेंगे।
केसरी अध्यक्ष जी, महोदय, सुन तो लीजिए ना, मैं दूसरी अरे सुन तो लीजिए ना दूसरा पहले पूरी बात। जो आपको लगता है कि इनको नंबर कम आया, उनका एडमिशन हो गया, ज्यादा वाले का नहीं हुआ, तो कोई कागज अगर आपके पास है तो माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, जांच कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बच्चे का एडमिशन का बात नहीं है, 7,500। अरे भाई कोई एक प्रमाण चाहिए ना, कोई एक प्रमाण चाहिए ना जी। तो आपके पास अब आप बता रहे थे कि कम वाले का हो गया, ज्यादा वाले का नहीं हुआ, एक आदमी किसी का, आप कागज दे दीजिए, जांच कराएंगे। बिल्कुल। मैं एक और बताना चाहते हैं कि उन्होंने बताया एजेंसी ने कि तकनीकी खराबी के चलते जो है हमने जो है इस डाटा को जो है बगैर देखे हुए मेरिट लिस्ट जारी भाई किया। आप तकनीकी के जांच कराएंगे तो उसमें सब बात सामने आएगी ना। जी, जांच ही ना हो सकता है, बिना जांच के कोई कार्रवाई कैसे हो सकती है बताइए आप भी। तो जांच करने के लिए सरकार तैयार है, जांच करवा लिया जाए महोदय। बोलिए। महोदय, और स्पष्ट इस प्रश्न में पूछा गया 7500 छात्रों का डाटा डिलीट कर दिया गया है महोदय। अब तकनीकी गड़बड़ी से थी या मोटिवेट होके कर दिया गया, स्पष्ट है कि अवैध उगाही से ऐसे छात्रों का जिनका की नामांकन होना चाहिए था नहीं हुआ, तो क्या हम जांच कराएगी सरकार, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की कमेटी से उसकी जांच करवा दे, प्रदेश के अधिकारी से जो है करेंगे, डायरेक्टर करेंगे। मोहम्मद निहालुद्दीन। बोलिएगा तनाव आ जाएगा। हाँ, कब तक कराइएगा? महोदय, माननीय सदस्य को हम सूचित करना चाहेंगे कि इसकी निविदा हो चुकी है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। और जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मार्च 2025 तक इसको निश्चित रूप से पूर्ण करा लिया जाए, इसके लिए राशि भी उपलब्ध है। देखिए उसी में लिखा हुआ है, चलिए। हाँ, उत्तर में लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है। जो हमने कहा वही सही है, मैंने ये वहां से जाकर के डिटेल ले लिया था कल रात में। श्रीमती शालिनी मिश्रा, पूरक पूछिए। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आलोक में 2023-24 में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ पेमेंट्स हुए हैं, भुगतान हुए हैं बीमा कंपनियों के द्वारा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ किन किन बीमा कंपनियों के द्वारा कितना भुगतान अभी तक लंबित है और कितने परिवार उसमें प्रभावित हो रहे हैं। माननीय मंत्री परिवहन विभाग, माइक पर बोलिए, माइक पर बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष अभियान चला करके अभी 3,900 दुर्घटना पीड़ितों को 46 करोड़ रुपए का भुगतान इस वर्ष किया गया है। और कुछ बीमा कंपनी है जो धीमी गति से काम करता है, उस पर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ बैठक भी कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द काम को निष्पादित करें, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। मेरा प्रश्न था किन किन बीमा कंपनियों से माननीय मंत्री जी से आग्रह अलग से देंगी उत्तर, और 30 दिनों में उनको देना होता है मुआवजा। कंपनियों ने लगभग 3 साल से नहीं दिया है, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो रही है? सिर्फ अनुरोध करने से मुझे नहीं लगता है कि पीड़ित परिवारों को भुगतान मिलेगा। उसके लिए न्यायालय गठित किया गया, उसको जल्द ही हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मिले, इसलिए हम लोग बीमा कंपनी से बात भी कर रहे हैं, उसके साथ निरंतर बैठक भी कर रहे हैं ताकि जल्द इसका निष्पादन हो सके। माननीय महोदय, मेरा पूरक बाकी है, मैं पूछती हूँ उसके बाद। मेरा आग्रह है कि इसको करें, कार्रवाई करने के लिए एक गठित करें कमेटी। और दूसरा, 2019 से 22 तक आपदा प्रबंधन विभाग दिया करती थी मुआवजा, उसमें भी काफी परिवारों, हजारों परिवारों का मुआवजा बाकी है। तो सरकार क्या शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाकर उन पिछले 2019 से 22 के पीड़ित परिवारों का मुआवजा देने का प्रावधान रखती है? कुछ प्लान है सरकार का? माननीय मंत्री, जल्द ही इसको निपटा लेंगे, देख लेते हैं। बोलिए।
माइक दो। अध्यक्ष महोदय, जब से बीमा कंपनियों को दिया गया है मुआवजा देने का काम, तब से मुआवजा नहीं मिल रहा है और सबसे कम मिल रहा है महोदय। मात्र 2 लाख रुपए मुआवजा मिल रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पूर्व की तरह आपदा के माध्यम से दुर्घटना में मुआवजा दिया जाए। सरकार इसके बारे में पहल करे। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पट पर रख दिया जाए। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ली जाएंगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 नवंबर 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 1 श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, श्री अजय कुमार, श्री महबूब आलम, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री महानंद सिंह, श्री विजय कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री शकील अहमद खां, श्री संदीप सौरभ, श्री मुकेश कुमार यादव एवं श्री रामबली सिंह यादव। 2 श्री अजीत शर्मा। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है, अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, केवल ज्यादा नहीं 2-3 मिनट ही हम लेंगे, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और भी कार्यक्रम हैं सदन में, और भी बिजनेस है। माननीय विजय चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार जब साथ में थे, इससे पहली वाली सरकार 17 महीने, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी। और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था। और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया और EWS 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे। और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार, जो महागठबंधन की थी पूर्व में, जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट 9/11/23 में ये पारित हुआ था, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा। और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अरे बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, पहले हम बोल लेंगे, फिर बोलिएगा। आप बोलिएगा, मेरा बात खत्म हो जाने दो, फिर आप बोलना। महागठबंधन की सरकार, जैसे आप है ना, जैसे आप हैं, अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है क्या? देख के बोलिए। भाजपा की सरकार नहीं है क्या? बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना जिम्मेदारी के पद पर बैठे संविधान के दिल में शोभा नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक काम करते हैं, बिना प्रमाण के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी संविधान विरोधी है। एक मिनट अध्यक्ष, संविधान विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। फिर बोलिएगा। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठने दीजिए, बैठिए ना, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए, आप ही बैठ जाइए, आप ही बैठिए। देखिए
लेकिन आज माननीय ही- मुख्यमंत्री जी के नेता प्रतिपक्ष, कहने एक मिनट, आज ही मैंने आग्रह किया है, कल भी मैंने कहा था ये बात, संसदीय लोकतंत्र में हम अगर बेहतर ढंग से अपनी बात रखेंगे, मुझे भी उस जगह पर रहने का अवसर मिला है और मैं समझता हूं कि बेहतर ढंग से बात रखेंगे तो बात में वजन भी आता है। तो सभी से अपेक्षा करता हूं, केवल नीति बात नहीं कर रहा हूं, सबसे अपेक्षा करता हूं अपनी बात रखते समय ठीक ढंग से अगर बात रखेंगे, ढंग से बात रखेंगे आप, तो संविधान का सम्मान भी होगा और आपके विषय में दम भी आएगा। बोलिए। महोदय, समय देश के लिए हम आभारी हैं और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों ने पारित किया 9/11/2023 में, तो एक तय हुआ हमारे मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे कि डर है कि कहीं ये कानून जो हम लोगों ने आरक्षण का लाया ये खत्म ना हो जाए, इसके लिए आप सब लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। और सम्राट चौधरी जी जो आप बोले उस थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम आपको भेज देंगे आप दोनों को। उसमें माननीय चौधरी जी ने क्या कहा था, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, आपको प्रमाण मिल जाएगा। चलिए, दूसरी बात मेरा यह है कि अब तो स्टडी अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी भी पार्टी बनी हुई है उसको लेकर के। अब मेरा सवाल ये है कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा की गई। पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? अब महोदय 2 पॉइंट हम खाली रखना चाहते हैं कि 23 में ये लागू हुआ, 23 में ये लागू हुआ, सुन लीजिए आप भी बोले अध्यक्ष, विषयों की वो जगह महोदय उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। आज खुल करके यही अंतर है। हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस पर डिबेट कर रहे थे, आप माइक बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय 2 पॉइंट करा रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं। हम लोग हर तरीके से सदन चलाना चाहते हैं, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2 पॉइंट कि ये 11/23 में चौधरी जी 11/23 में 9/11/23 को ये लागू हुआ, निरस्त जो हाई कोर्ट से 20/6/24 में हुआ। हम लोगों की मांग थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। अगर आप लोग आरक्षण के पक्ष में थे केंद्र सरकार, तो इसको शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? पहला प्रश्न। दूसरा महोदय कि अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा चौधरी जी, और दोनों चौधरी जी कर दे तो ज्यादा भार पड़ जाएगा। तो अगर कर देंगे तो कम से कम ये कह दीजिए, अभी स्टडी नहीं हुआ है, यही ना कोर्ट कहा, तो स्टडी तो ईडब्ल्यूएस का भी नहीं हुआ था जो 10% मिला, उसका कौन सा आधार था? ये तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करा के आरक्षण दिया। तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दोनों दो डिप्टी सीएम हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो दो है। तो महोदय यही हमारा मांग है, खाली मांग सुन लिया जाए कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और भाई आप बैठिए। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है, आप डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कीजिए। बोलने का मौका देते थे, नहीं सभा देता था। मांग ही नहीं, संवैधानिक पद का हमारी ये मांग है संविधान की बात के लिए महोदय एक कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, और 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए आप, 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे, यही मांग है। माननीय मंत्री संसदीय का महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने
ऐसे संवेदनशील मामले का जिक्र किया है कि सरकार को भी अपने पक्ष रखना न सिर्फ लाजमी है बल्कि हक है। और हमको बोलने का दो प्रसंग बन गया महोदय। एक तो नेता प्रतिपक्ष ने हमारा नाम भी लिया, स्वाभाविक रूप से हम लोग साथ उस वक्त थे, और दूसरा जिस विभाग से ये मामला संबंधित है, सामान्य प्रशासन विभाग से, उस समय उस विभाग को देखने की, विधानसभा के मामले में विभागीय मामलों को देखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने मुझे अधिकृत की है। इसलिए मैं उचित समझता हूँ कि सारे तथ्यों को सदन के सामने रखूं। महोदय आसन अवगत है और हम समझते हैं लगभग सदन के सभी सदस्य अवगत हैं, और सरकार को यह मानने में कोई परहेज नहीं है कि ये मामला जब जब आया है, लगभग सभी दलों ने, और लगभग भी बेकार जोड़ना है, सभी दलों ने इस मामले में एकजुटता दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों की सरकार ने इसे गिनती कराई थी। सही बात है, उन्होंने कहा है कि जिस समय गिनती हुई थी उस समय आप भी हम लोगों के साथ सरकार में थे। सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी। महोदय सरकार नीतीश कुमार की ही थी और आप साथ में थे महोदय, लेकिन हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। हमने तो आपने जो सहयोग दिया है, सारे दलों ने सहयोग दिया, बैठे टिप्पणी मत करिए, सारे दलों ने सहयोग दिया है। सरकार को इसको मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन उतना ही सत्य ये भी है कि ये विचार मौलिक रूप से मुख्यमंत्री जी का था। उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और आप सब लोगों ने साथ दिया। हमारे बीजेपी के साथियों ने विरोध पक्ष में भी रह के साथ दिया था, आप लोगों ने भी साथ दिया विरोध में भी रह के, हम लोग के साथ सरकार में भी रह के। तो जैसे आप लोगों ने साथ दिया वैसे ही ये भी सही है कि जातीय गणना कराने का पहला फैसला जब मंत्रिपरिषद से लिया गया था वो एनडीए की हुकूमत थी, और इसलिए हम लोगों ने लिया था। और हम आपके योगदान से इनकार नहीं करते, आपने सहयोग दिया है। जब ये गणना हुई थी महोदय, जब गणना हुई थी, लेकिन यह भी सत्य है कि जब ये पहला फैसला, अरे बैठिए जनाब, बैठिए आप। जब ये पहला फैसला मंत्रिमंडल से हुआ था उस समय भी हुकूमत एनडीए की थी, और जब रिपोर्ट रखा गया और आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई वो भी एनडीए की ही सरकार के समय में हुआ। इसलिए दोनों छोर पर हमारे पुराने साथी ही हमारे साथ में थे, सहयोग आपने भी दिया था। और महोदय जहां तक कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, अब मौलिक आइडिया ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था, उनके दिमाग में बात कैसे आई थी, इन सब बातों का तस्करा मेरे ख्याल से बहुत समय हो चुका है, हमें हो चुका है, उसका जिक्र करके। और महोदय आप बैठिए ना, आपकी बात पर फिर हम आ रहे हैं। महोदय दूसरी बात है कि इन सारी बातों के होते हुए भी हम सब की राय बनी थी कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ये हम सब की राय थी, इस राय से भी कोई अलग नहीं थे। और 9वीं अनुसूची में डालने का महोदय, अरे विषय गंभीर है, सुनिए, आप उसको मजाक में बना रहे हैं। इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, सारा सदन इसके लिए चिंतित है, कहा जा रहा सुना करिए, समझा करिए। और महोदय 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब होता है कि इसको न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाए, लेकिन इस बीच में कई लोग कोर्ट चले गए और ये
कानून ही निरस्त कर दिया महोदय, ये कानून ही निरस्त कर दिया गया। लेकिन मुझे पिछले दफा सदन में आश्चर्य जरूर हो रहा था जब हमारे सदस्यगण तख्ती लेके कि इसे 9वीं अनुसूची में इस कानून को शामिल करो। महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज की तिथि में वो कानून अस्तित्व में नहीं है, न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। और जो नेता प्रतिपक्ष आप पूछ रहे थे, हमको ये बताने में क्या छिपाना है सरकार को, क्योंकि वो कानून न्यायालय ने निरस्त करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि बहालियां किसी हालत में नहीं रुकेंगी। बहालियां आरक्षण के जो पुराने प्रावधान हैं उसके आधार पर आपको जारी रखना है। ये सारे निर्देश न्यायालय ने दिए हैं, इसीलिए पुराने आरक्षण की व्यवस्था से ये हो रहे हैं। और महोदय, दूसरी बात हम यही कह रहे थे कि इसमें जब सभी दलों का सभी नेताओं का विचार एक ही जगह है, तो इसमें अनावश्यक राजनीति की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो पूरा बिहार जानता है जो किसकी अगुवाई में काम हुआ, किन किन लोगों ने समर्थन दिया, और सरकार सब लोगों को धन्यवाद देती है और सब लोगों से अपील भी करती है कि जो लोग भी जिस हैसियत से, जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय में वहां पहुंचकर सरकार के द्वारा लागू किए गए बढ़े हुए आरक्षण सीमा को फिर से बहाल करने में जो मदद कर सकते हैं वो करें। ये होता है तो सरकार उनका भी एहसानमंद होगी। हम लोग तो खुले तौर पर महोदय चाहते हैं कि हम लोग तो जिस दिन उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त किया उसके अगले दिन से तैयारी करके कम से कम समय में अपील दाखिल किया, और इस बीच में इंटरिम स्टे का भी हम लोगों ने महोदय रिक्वेस्ट किया, लेकिन न्यायालय ने नहीं माना है। ये भी आज आप संविधान दिवस की सब लोगों को शुभकामना दी है। हम सब संविधान से बंधे हुए हैं और न्यायालय को जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसके तहत उन्होंने कर लिया है। हम लोगों ने तो 9वीं अनुसूची से लेके इस तरह के जो सामाजिक प्रगतिशील कानून होते हैं उन्हीं को सुरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची की अवधारणा बनी थी। और महोदय, ये सबसे बड़ी बात है कि संविधान का पहला संशोधन भी इसी आधार पे हुआ था और एक अनुसूची बनाई गई, और हम लोग बिहार के लोग तो भाग्यशाली हैं कि ये अनुसूची संविधान में जोड़ी ही गई थी। बिहार ने जो जमींदारी, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट कहते हैं, भूमि सुधार अधिनियम, जिसको बोलचाल की भाषा में जमींदारी उन्मूलन कानून कहते हैं, वही लागू हुआ था। और कोर्ट जब उसकी समीक्षा करने लगी थी तो उस समय की केंद्र सरकार ने और सारे नेताओं ने, क्योंकि उस समय तो लगभग ये 1948-50 की बात है महोदय, उस समय सभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ही राजनेता थे। उन्होंने ये उचित समझा कि समाज में कुछ बराबरी लाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाने होंगे जिसको न्यायालयीय समीक्षा से बाहर रखी जाएगी। तो महोदय, हम लोग तो उसके लिए भी लगे हुए हैं। कानून एक बार सुप्रीम कोर्ट बहाल कर दे, फिर हम लोग इसको 9वीं अनुसूची में भी डलवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए महोदय, सरकार सभी दलों के प्रति मतलब आभारी है कि सब लोगों ने इसमें मुख्यमंत्री की पहल में समर्थन दिया। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आप नहीं, आप आपकी बात हो, अरे 2 मिनट, सुन लीजिए ना, 2 मिनट, 2 मिनट, बोले सुनेंगे। एक मिनट हो, बैठ जाइए सत्या जी, बैठ जाइए। हम लोगों ने मंत्री जी की बात को सुना अच्छे से। आप जिसको श्रेय देना है दे दीजिए, हमको खाली चिंता है आरक्षित वर्गों को जो नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी थी वो मिले। दूसरी बात कि नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है
7वां महीना अगले साल 24 में है, तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते हैं? दूसरी बात, तीसरा महोदय, जो हमारी मांग थी, अभी भी आप कमेटी बनाने के पक्षधर है कि नहीं? और दूसरा बिल ले आइए, उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें 75% था, इसमें 85% करके लाइए, हम लोग बढ़ा देंगे, बस यही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मेरी घोर आपत्ति है कि ये एक तो इन्होंने जो जिक्र किया संविधान दिवस पर संविधान में और लगातार कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई, अरे गलतफहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को, कोई मुखिया के आरक्षण नहीं था, ना अति पिछड़े को ना दलित को, और आप कहानी सुना रहे हैं। 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों को अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये कहां से आप सिखा रहे हैं? देखिए, अरे मैं जानता हूं, आपको जानता हूं अच्छे से, बैठ जाइए। देखिए, 15 साल को लोग भूला नहीं है और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को, कोई पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को बिना आरक्षण का, और किसी भी हालत में, किसी भी हालत में सब लोग जानते हैं। देखिए 2000 तो आज की जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें स्पष्ट तौर पर है कि इस देश में कोई बिना आरक्षण का नहीं है। यहाँ बिहार में भी कोई बिना आरक्षण का नहीं है, सभी वर्ग में आरक्षण है। तो क्या ये जो मजाक आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम बेफिक्र रहिए, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और आप सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। जब उसका निष्पादन होगा तो आगे जरूर उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, रिपोर्ट देखिए। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन महोदय, नहीं बैठिए, नहीं बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार सरकारी सेवक कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा जांच नियमावली 2022 एवं बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। पवन जी, सभा पटल। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस की ढेरों शुभकामना महोदय। इस सदन में ही संविधान दिवस, जब विधानसभा अध्यक्ष उस आसन पर हम बैठते थे तो मनाते थे महोदय, और आज सामने प्रतिपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति भी इस आसन पर बैठते थे, इस आसन पर बैठते थे महोदय। आज लोकतंत्र की खूबसूरती है महोदय। एनडीए की सरकार में ये आसन नेता प्रतिपक्ष को इतने लंबे समय बोलने का अवसर दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में महोदय वहां जब बैठते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर देते थे। और आज नेता प्रतिपक्ष जो वहां बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, यही बैठते थे। उस समय उनको लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नजर नहीं आती थी महोदय। ये करनी और कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, संवैधानिक पद का ये बार बार अपमान करते हैं। और ऐसे मानसिकता के लोग के कारण आज बिहार लज्जित है। बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया, संवैधानिक पद का अपमान करके, संविधान का अपमान कर करके संविधान के विरुद्ध अपनी मानसिकता को बार बार झलकाया है महोदय। और ये लोग संविधान के हितैषी
कतई नहीं हो सकते हैं। जनता को भ्रमित करने और भरमाने का सिर्फ खेल खेलते हैं। ये परिवारवादी वंशवादी अपनी जमींदारी चलाना चाहते हैं। आम लोगों को, आम बिहारी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है महोदय। रिपोर्ट पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती नियमावली 2019 एवं बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती संशोधन नियमावली 2022 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के लिए अधिसूचित विशेषज्ञ संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा नियमावली विनियमावली 2023 अभियंत्रण संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा विनियमावली 2023 वैज्ञानिक संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा विनियमावली 2023 एवं प्रयोगशाला सहायक संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा विनियमावली 2023 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के क्रमशः वित्तीय वर्ष 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006 एवं 2006-7 का वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय श्री सतदेव राम, श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण अंतर्गत योगापट्टी अंचल के 8 पंचायत बाढ़ प्रभावित हुए। 15,444 परिवारों की सूची दी गई, लेकिन 1233 परिवारों को ही आपदा राशि देकर वितरण रोक दी गई। सदन से अनुरोध है सभी पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी जाए। श्री मोहम्मद अंजार नईमी, श्री महबूब आलम, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री महानंद सिंह, श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य सरकार वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता आदि पेंशन 400 रुपये मात्र प्रति माह भुगतान करती है, जो कि महंगाई की दृष्टि से यह राशि बहुत कम है। मैं सरकार से उक्त राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करने की मांग करता हूं। श्री जहरुल हुसैन, श्री राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में बिजली उपभोक्ताओं का अधिक बिल बकाया होने के कारण स्मार्ट मीटर लगने के बाद बार बार लाइट कट जाता है, जिससे ज्यादातर गरीब उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ता है। अतः गरीब उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने के बाद स्मार्ट मीटर लगवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री अजय कुमार, श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, राज्य के दफादार चौकीदार के आश्रित को 25/2/2023 से बहाली पर रोक लगा दी है। अतः चौकीदार दफादार के आश्रितों को उक्त पद पर बहाली करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अरुण सिंह, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, बिहार में सभी बाबू चिंता मत करिए। अभी का जो माइक सिस्टम है, बजट सेशन में जब आएंगे तो नए स्वरूप में आपको सारा सिस्टम दिखाई पड़ेगा। चिंता नहीं करिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार में सभी जीविका कैडरों को नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र देकर सेवा नियमित करते हुए मानदेय 25,000 रुपये प्रति माह करने
एवं 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों को के ऋण माफ करने की सरकार से मांग करता है। श्री संदीप सौरभ, श्री सतीश कुमार, श्री विजय कुमार, श्री रामबली सिंह यादव, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री सूर्यकांत पासवान, श्री विद्यासागर केसरी। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड के हरिपुर एवं सेफगंज पंचायत में वर्ष 2017 में निर्मित कजरा नदी के बांध अनेक जगह जमींदोज होने से किसान व आमजन को बाढ़ एवं बरसात में काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कजरा नदी के बांध का जीर्णोद्धार कर पुनर्निर्माण की मांग सदन से करता हूं। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया नगर पंचायत अंतर्गत सफाई हेतु चयनित मेसर्स जीवन ज्योति सौताडीह को कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा स्थायी समिति की अनुशंसा कराए कर निविदा में 35% अधिक राशि भुगतान एवं सामग्री के क्रय में वित्तीय अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई हेतु सरकार से मांग करती हूं। श्री वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मध्य से बूढ़ी गंडक एवं बागमती नदी बहती है। इन नदियों में जून जुलाई माह में पानी आ जाता है। उस माह में नदी से पाइप के माध्यम से किसानों के खेत को धान रोपाई के लिए पानी उपलब्ध हो, ऐसा मांग सरकार से करता हूं। श्री रामविलास कामत। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला अंतर्गत किशनपुर प्रखंड के कोसी नदी के दोनों तटबंधों के भीतर अवस्थित ग्राम पंचायत बौड़ाहा तथा नवा बाखर के गांवों के लोगों को आवागमन को सुलभ बनाने के लिए बरसाही घाट तथा सोनवर्षा घाट पर पीपा पुल निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत महाविद्यालयों द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के आवेदन का वेरिफिकेशन के बावजूद छात्राओं को राशि अप्राप्त है, जिससे ग्रेजुएट छात्राएं करीब 8 महीने से काफी परेशान हैं। अतः मैं सरकार से छात्राओं को उक्त योजना की राशि बैंक खाते में शीघ्र भेजने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला। अध्यक्ष महोदय। श्री गोपाल रविदास, बैठिए। श्री पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत भारत माला योजना के तहत चोड़मा से ढाका होते फुलवड़िया घाट तक सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण वाले किसानों को वर्ष 2023 के दर से मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं करके 2013 की दर से महोदय किया जा रहा है। ये काफी गंभीर मामला है। अध्यक्ष महोदय, आग्रह है कि इसको संज्ञान लिया जाए। डॉक्टर रामप्रीत पासवान। आप अध्यक्ष महोदय, जिला मधुबनी के प्रखंड नंदरा ठाड़ी के गांव कर्णपुर में महादलित परिवार के युवा विकास राम पिता टुनटुन राम उम्र 17 वर्ष दिनांक 18/11/24 को हत्या कर दिया गया। मैं सरकार से 10 लाख रुपए उस गरीब महादलित को देने की मांग करता हूं। कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड अंतर्गत कोसी नदी के पार गोविंदपुर मुसहरी एवं कहारपुर के ग्रामीणों को जाने के लिए हरियो के पास त्रिमोहान घाट पर पीपा पुल बनाने की मांग करता हूं। क्या करें प्रभु जी आप? एक मिनट हटिए। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय,
भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत सत्कार चौक से कहलगांव हनुमान मंदिर तक एवं एनटीपीसी मुड़कटिया गेट से कहलगांव हनुमान मंदिर तक एवं आरसीडी रोड से बैजू टोला होते हुए अनादीपुर आरसीडी रोड तक तीनों सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं। क्या करें प्रभु जी? अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी शहर के बीचों बीच स्थित मोती झील पर इतना अत्यधिक जाम की समस्या हो जा रही है जिस कारण से आवागमन बाधित होती है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मोती झील पर ओवरफ्लाई पुल एनएच से जोड़ते हुए एलएनडी कॉलेज तक निर्माण करावे और इसे भारत सरकार के विशेष पैकेज में शामिल कराकर निर्माण आप ध्यान आकर्षण दिए जाएंगे। माननीय श्री अरुण शंकर प्रसाद की सूचना को पढ़ें। राज्य में 14 मार्च 2024 को 2901 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें लगभग 50% आयुर्वेद, 30% होम्योपैथ और 20% यूनानी चिकित्सक हैं। नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को 2 जुलाई 2024 में जिला आवंटन के साथ ही अस्पताल भी आवंटित कर दिया गया था, लेकिन 7 माह बीतने के बाद भी इन चिकित्सकों का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि आयुष चिकित्सकों ने लगातार स्वास्थ्य विभाग से वेतन भुगतान करने का आग्रह कर चुके हैं। इसके बाद भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में इन चिकित्सकों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः उक्त आयुष चिकित्सकों को शीघ्र वेतन भुगतान हेतु हम सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री, समय चाहिए। ठीक। माननीय श्री अजीत शर्मा अपनी सूचना को पढ़ें। अनुपस्थित। श्री तारकिशोर प्रसाद। बिहार के राज्य कर्मियों के लिए दिनांक 1/1/1996 से केंद्र सरकार के समरूप वेतनमान लागू है। 50% महंगाई भत्ता हो जाने के उपरांत भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्रांक 28/3/2024 P&PWB ग्रेच्युटी /9559 दिनांक 30/5/2024 के द्वारा दिनांक 1/1/2024 के प्रभाव से केंद्रीय कर्मियों के लिए उपादान की राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। इसकी सूचना भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा पत्रांक 25/014/01/2024 AIS 2 पेंशन दिनांक 28/6/2024 द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को भी दी गई है। अतः केंद्रीय कर्मियों के समरूप बिहार के राज्य कर्मियों के लिए भी दिनांक 1/1/2024 के प्रभाव से उपादान की राशि 25 लाख रुपए किए जाने हेतु हम सदन में सरकार